Good evening, good evening. Good evening, all of you. ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। पहले सब्जेक्ट को लेकर जो लोगों को कंफ्यूजन वगैरह है, पहले मैं क्लियर कर दूं। जीके एंड करंट अफेयर सब्जेक्ट का नाम हमारा ये होगा। अलग अलग एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, सबसे पहले तो आपको ये समझ आए। तो टॉपिक हमारा जीके एंड करंट अफेयर्स। ये आपका जो किन किन बैचेस को मैंने एक्सेस दे दिया है क्लास के लिए, जैसे एग्जामिनर ऑफ पेटेंट। अब अपने यहाँ एक बैच है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, एक बैच चल रहा है एग्जामिनर ऑफ पेटेंट का, ईएससी एक बैच चल रहा है, एक एग्जामिनर ऑफ पेटेंट का बैच है, एक है एसएससी जेई सीजीएल वाला बैच, और ये जो बाकी जेई एग्जाम होते हैं उनको कवर कर रहे हैं, एक बैच ये है। अब सबके इतने मैसेज आ रहे हैं, सबके अलग अलग डिमांड है, बड़ा मुश्किल है सबको पूरा करना। एक ईएससी का बैच, एक एग्जामिनर ऑफ पेटेंट, एक एसएससी वाला, और एक बैच आपका है बीपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। इतने लाइव बैच हैं, और एक अलग से इंडिविजुअल कोर्स भी ओपन कर दिया जीके करंट अफेयर। तो जीके करंट अफेयर की जो क्लास अब हम शुरू करने जा रहे हैं, जीके करंट अफेयर इंडिविजुअल, इनके मतलब का भी है, एक्सेस सबको दिया हुआ है, सब लोग देख पा रहे होंगे। बीपीएससी 30 सितंबर को होना है, 30 सितंबर को होना है, इनके लिए भी काम का है। एसएससी जेई अक्टूबर में होना है, इनके लिए भी काम का है। एग्जामिनर ऑफ पेटेंट पहले ही सितंबर में ही है, इनके लिए मतलब का है। ज्यादा क्वेरी आ रही है ईएससी वालों की, सर ईएससी वाले में आपने कहा था दिसंबर में करंट अफेयर शुरू करेंगे। दिसंबर में शुरू करेंगे तो ईएससी में जो बच्चे एनरोल्ड हैं उनको क्या मैं कहूं कि एग्जामिनर के लिए दोबारा एडमिशन ले लें? मतलब जिनके खुद के फायदे के लिए सोचो, उनको भी प्रॉब्लम है। जो ईएससी में बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, वो दूसरा बैच इनरोल नहीं कर पा रहे हैं, और ईएससी वाले में से कुछ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट देना चाहते हैं। तो ईएससी तो फरवरी में है, इसके लिए मैं करंट अफेयर दिसंबर में कराऊंगा, तो फिर इन बच्चों को एक्सेस ना दिया जाए, फिर ये एग्जामिनर ऑफ पेटेंट अपने हिसाब से दें, या तो यही हो सकता है। 50 क्वेरी कम से कम इसी बारे में आई, सर ईएस में तो आपने दिसंबर में कहा था, दिसंबर में कहा था, दिसंबर में कराना भी पड़ेगा, और क्योंकि फरवरी में पेपर है, दिसंबर तक का डाटा आपका ईएस में पूछेगा। अभी मैंने एक्सेस दे दिया कि जिन बच्चों को एग्जामिनर ऑफ पेटेंट देना है उनको काम आ जाएगा। कुछ टॉपिक कॉमन है, ईएससी वाले कई सारे टॉपिक कॉमन है, भाई इन चारों का तो पूरा पूरा कॉमन है, इनको तो पूरा पूरा पढ़ना है। सब्जेक्ट जीके एंड करंट अफेयर जो सब्जेक्ट है, इन चारों के लिए पूरा पूरा कॉमन है, तो इन चारों को एक्सेस है। लाइव क्लास जो चल रही चारों देखेंगे। ईएससी वालों को दिसंबर में कराना है क्योंकि फरवरी में पेपर है इनका, ये तो सितंबर अक्टूबर में हो जाना है। अब इनको फरवरी में देना है तो दिसंबर में इनको करंट अपडेशन मुझे कराना पड़ेगा। पर ईएससी वाला बहुत बच्चा ग्रुप पे गेस्टेड एग्जामिनर पेटेंट वाली जॉब देना चाहता है, तो उनको अगर एक्सेस नहीं देंगे तो करंट अफेयर तो गया उनका। ठीक है, इस वजह से मैंने ईएस को भी एक्सेस दिया था। दूसरी बात, कुछ लेक्चर आपके फोल्डर में आप लोगों को नजर आ रहे हैं, तो कई बच्चे कह रहे हैं सर वो लेक्चर देखेंगे तब क्लास समझ आएगी क्या? नहीं, वो जो लेक्चर है मैं आपको बता दूं क्या क्या। आप लोगों के फोल्डर में आपको 13 लेक्चर नजर आ रहे हैं, उसमें से स्टार्टिंग के 3 लेक्चर देखोगे, वो लेक्चर है नेशनल सिंबल्स के नाम से। वो लेक्चर है नेशनल सिंबल्स, जैसे हमारे फ्लैग के बारे में, एम्बलम के बारे में, उसके अलावा नेशनल रिवर गंगा के बारे में। ये स्टैटिक टॉपिक है, आप लेक्चर देखेंगे अच्छी तरह से बना है, कहीं कोई लेक्चर में प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप एक बार एक लेक्चर भी, 2 लेक्चर भी किसी ने देखे होंगे तो दोबारा उसका डाउट आया ही नहीं है इसको लेकर। पर पहले लेक्चर देख लें एक बार, बार बार पूछने की बजाय लेक्चर पहले चला कर उसको देख लें। पीडीएफ वगैरह भी सब दी है मैंने वहां पर। 13 लेक्चर में 3 तो है आपके नेशनल सिंबल के, 4 लेक्चर हैं बैंकिंग इकोनॉमी के, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई कब बना, ये सब बताया हुआ है। और जो मेरे ही बनाए लेक्चर है, मुझे पता है मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। 4 इसके हैं, 2 या 3 लेक्चर शायद अवार्ड के हैं, 4 3 7, 2 या 3 अवार्ड के हैं, एक यूनेस्को का लेक्चर है। अलग अलग टॉपिक हैं सारे,
यूनेस्को का टॉपिक है, यूनेस्को में इंडिया के कौन कौन से हेरिटेज हैं वो पूरी लिस्ट बता रखी है। इन टॉपिक का कोई लिंक नहीं आपस में। फिर आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स के 2-3 लेक्चर है, 3 है शायद। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के लेक्चर आपके हैं 2-3, और सब नए लेक्चर है, इसी साल के हैं, लेटेस्ट लेक्चर हैं मई जून के, कोई पुराने लेक्चर भी नहीं है। ये आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स का टॉपिक हो गया। ये भी फैक्चुअल डाटा है, फैक्ट्स है। जो अवार्ड अपडेट हो जाएंगे वो हम अपडेट करेंगे। नोबल अक्टूबर में नए आएंगे, अपडेट होगा। जो जो अवार्ड नए आते जाएंगे वो सब अपडेशन में कराता चलूंगा। जैसे गीता प्रेस को गांधी प्राइज मिल गया तो वो मतलब का है, वो अपडेशन क्लास में होगा। और एक लेक्चर इसके बाद आपका, ये 2 लेक्चर हैं करंट अपडेशन के नाम से, 2 लेक्चर हैं करंट अपडेशन इस नाम से, करंट अपडेशन के 2 लेक्चर। इतने लेक्चर फोल्डर में आपके पड़े हुए हैं, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं। नेशनल सिंबल आप समझ सकते हो, बैंकिंग इकोनॉमी पूरा मेरा ही पढ़ाया है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टैटिक पार्ट है, और करंट अपडेशन के भी सिंपल टॉपिक। पीडीएफ आपको 2 तरह की उसमें पड़ी होंगी, देखना 2 तरह की पीडीएफ पड़ी होंगी। एक तो जो क्लास नोट्स हैं, जो इस साल मैंने मार्च में एक बैच खत्म किया था, वो तो क्लास नोट्स हैं। क्लास नोट्स इसलिए भी दिए जाते हैं ताकि आप पलट के देख लो कि टीचर जब पढ़ा रहा है कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा। टीचर ज्यादा पढ़ा दे वो ठीक, कोई पॉइंट, छोटा सा पॉइंट भी बीच में छूट ना रहा हो। कई लोग नोट्स देने से बचते हैं, मैं पहले आपको नोट्स दे देता हूं कि आप खुद टीचर को बार बार चेक करते रहें कि भाई जो नोट्स हैं पूरा पढ़ाया है सर ने, नहीं पढ़ाया, या कोई टॉपिक बीच में स्किप कर दिया है। तो क्लास नोट्स आपके पास रहेंगे मार्च बैच के। ज्यादा तो पढ़ाना ही है करंट अफेयर, क्योंकि अपडेशन आ गया। तो जो कॉपी है वो तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, उससे ज्यादा भी पढ़ोगे। कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, अच्छा खासा पढ़ना है इसमें आपको। जीके करंट अफेयर अच्छा खासा टॉपिक है। उसके बाद इसी के साथ जितनी काम की इकोनॉमी है वो साथ में ही कवर होगी। जितनी साथ में, नाम आपको लग रहा है जीके करंट अफेयर, कई लोग पूछते हैं सर कितने आवर्स में हो जाएगा, मैं बोलता हूँ 50-60 आवर्स लगेंगे। तो उनको लगता है सर ऐसा क्या पढ़ेंगे, टाइम भी वही डिसाइड कर ले रहे हैं। जीके करंट अफेयर में साथ में इकोनॉमी भी आएगा, साइंस टेक भी आपका इसी में कराऊंगा मैं, अलग से नहीं करेंगे। साइंस टेक आपका इसी में आएगा। आप नोट्स में भी देखोगे तो स्पेस प्रोग्राम, जैसे एक बच्चा पेपर ऊपर पता नहीं है, पिछली बार की स्नैपशॉट खींच के भेज रहे हैं, सर पिछली बार ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत आए थे, और क्वेश्चन क्या भेज रहे हैं, प्लूटो का मिशन, नासा का मिशन कौन सा था, इसरो का प्रोग्राम, वो सब इसका पार्ट है, स्पेस प्रोग्राम का पार्ट है, वो इसमें आएगा। डिफेंस के बारे में जो आएगा वो भी इसी में पढ़ोगे, नई टेक्नोलॉजी वगैरह वो भी इसी में आएगा। तो जीके एंड करंट अफेयर में आपका इकोनॉमी भी कवर होगा, साइंस टेक भी कवर होगा, ये इसी के साथ चलेगा। जीके करंट अफेयर कंप्लीट होने के बाद आपका साइंस एंड टेक में इसरो, नासा, डिफेंस, ये इसी में आएंगे। इकोनॉमी जितनी जरूरी है उतनी, और जीके करंट अफेयर स्टैटिक पार्ट तो है ही, मतलब स्टैटिक, डायनेमिक, ये सब कवर होना है इसमें। तो सब्जेक्ट पहले समझ लो पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। वो जो 13 लेक्चर है आप बाद में देख लो, चाहे पहले देख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो लेक्चर आप किसी भी टाइम कवर करो, वो अलग अलग टॉपिक हैं, उनमें कोई परेशानी नहीं है, किसी भी समय आप कवर कर सकते हैं। जो उनमें अपडेशन है, जैसे मई का डाटा है, कोई अवार्ड आ गया जुलाई में, तो वो मैं अपडेट करूंगा क्लास के अंदर। और मैं फिर कह रहा हूँ लेटेस्ट लेक्चर है, ज्यादातर जून वगैरह का ही डाटा है, मई जून, ठीक है। अब आ जाते हैं सर, स्टडी मटेरियल जो है वो हमें किस तरह से कवर करना है। क्लास में सब कुछ लिखा के पढ़ाऊंगा मैं, जो अपना तरीका है क्लास में जो मैं कराऊंगा उसी ऑर्डर में चलना है आपको। एक मैंने पीडीएफ करके जो दिया था, करंट अफेयर पीडीएफ, जो मेरी अपनी बनाई हुई करंट अफेयर पीडीएफ। फिर बच्चों ने दूसरी बात कही, सर करंट अफेयर की जो मैगजीन आई है क्या वो पूरी मैगजीन कवर होगी। आप खुद देखो कितनी डिमांड कर रहे हैं, कितने लोगों की कितनी डिमांड है। करंट अफेयर पीडीएफ ये जो मेरी खुद की बनाई है, उसमें जो जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कम पॉइंट्स में लिख के बात है वो मैं अपने से तैयार करता हूँ। क्लास में जो मैं पढ़ाता हूँ, इसमें से जो काम की चीजें हैं वो मैं इसमें अपने आप ही अलग कर दूंगा, क्लास में कवर करूंगा। जितना मुझे इसमें जरूरी लगेगा, आप रीड करना चाहें आप रीड कर लो, पर जो मुझे काम का करंट अफेयर जितना ज्यादा, अभी फिर अगली मैगजीन आएगी तो कितना पढ़ते रहोगे। अपने आप से मैगजीन पढ़नी है, किसी को पढ़े, पर जो मैं क्लास के अंदर कराऊंगा, जितना जरूरी है मेरे हिसाब से क्लास के अंदर मैं उन चीजों को कवर करता चलूंगा। तो करंट अफेयर की पीडीएफ जो सिलेक्टेड मेरी अपनी पीडीएफ होगी। कोई चीज मुझे एक लाइन में बतानी है तो एक ही लाइन लिखा होगा उसमें, ठीक है। दो चीजों को मिक्स मत करें। तो धनंजय सिंह हॉर्स लैटिट्यूड के चक्कर में पूरी पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़ने बैठोगे,
1 से 2 क्वेश्चन के चक्कर में पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़ने बैठोगे, 150 में से 10 क्वेश्चन भी हटा दो, 140 में से 120 भी कर लो, सेलेक्ट हो जाओगे। और अगर तुम्हारी ये अप्रोच रहेगी एक एक क्वेश्चन के पीछे भागोगे तो साल भर में सिलेबस खत्म नहीं होगा, पेपर निकलेगा भी नहीं ऐसे। और ये एग्जाम नहीं, कोई एग्जाम, मुझे ज्योग्राफी में तो कह रहा हूँ ज्योग्राफी पूरा दे देता हूँ तुम्हें, तुम पढ़ पाओ तो पढ़ लो। इन्वायरमेंट के भी मैंने पूरे फोल्डर में डाल दिए, टॉपिक खत्म हो गया धनंजय। इन्वायरमेंट के 49 लेक्चर फोल्डर में डाल दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के भी आए थे, कर लिए पूरा। सबसे पहले तुम एप्टी रीजनिंग कर लो, जनरल साइंस, जीके करंट अफेयर कर लो, इंग्लिश करो। इतना जब पूरा खत्म हो जाए उसके बाद इन्वायरमेंट के लेक्चर पड़े हैं, वो जब हो जाए तब ज्योग्राफी मुझे बता देना, मैं ज्योग्राफी भी दे दूंगा तुम्हें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन के पीछे भागेंगे, कुछ बात नहीं बनेगी ना, सब्जेक्ट पूरा कर पाओगे, गलती करोगे उल्टा। 150 में से तुम 120 115 भी कर जाओ, सेलेक्ट हो जाओगे। जीएस में एक एक क्वेश्चन के पीछे, एक क्वेश्चन पॉलिटी आया तो पूरी पॉलिटी पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन हिस्ट्री आएगा पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। जो मेजॉरिटी है वो नहीं पढ़ना, तैयारी खाली 80% की होती है, 100% की तैयारी नहीं होती कभी। तुम्हारा साइंस कंप्लीट है तो मेरे से ज्योग्राफी ले लो, तुमसे कवर कर लो, क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारा अगर ये पोर्शन कवर है तो तुम उसको कर लो। ज्योग्राफी अलग से भी अवेलेबल है, एनरोल करना चाहो अलग से ज्योग्राफी ले लो, नोट्स मैंने सारे दे रखे हैं, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जो बैच है, जो जिसका सिलेबस है, उसी हिसाब से प्लान किया गया है। अब तुम्हारा सितंबर में पेटेंट एग्जाम है, अक्टूबर में ही तुम्हारा एसएससी जेई का हो जाएगा, तो उसमें टीचर की गलती थोड़ी है। फॉर्म नहीं आ रहा है तो फॉर्म नहीं आ रहे, फॉर्म आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी पेपर हो जा रहे हैं, दोनों तरह से दिक्कत है। एसएससी जेई वगैरह के जो बच्चे पहले से तैयारी कर चुके थे, वो कर रहे थे मेरे साथ, ज्योग्राफी वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग, उनको आसान पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा जीके एंड करंट अफेयर जो कंटेंट, इसका ये टॉपिक है जीके करंट अफेयर प्लस इकोनॉमी, हमें ये पढ़ना है। जीके करंट अफेयर प्लस इकोनॉमी, ये हमें पढ़ना है। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा नेशनल सिंबल्स, जो फोल्डर में आपके ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये ऑलरेडी फोल्डर में है। इसके बाद एक टॉपिक आपका आएगा बैंकिंग इकोनॉमी, ये हो गया है। इसके बाद हमें एक टॉपिक पढ़ना होता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अभी इसमें और भी ऐड होगा, कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स बता दिए हैं, अभी और भी ऐड होगा। जैसे फ्रांस का सम्मान मिला है पीएम मोदी को, वो सब एग्जाम के क्वेश्चन है। गीता प्रेस को सम्मान मिला, वो एग्जाम का क्वेश्चन आएगा अभी। तो ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स, भारत रत्न, नोबल, कई तो पढ़ चुके हैं, अभी और इसमें ऐड होंगे जो हाल फिलहाल में मिल रहे हैं। इसके बाद आपका जो टॉपिक अभी आपने पढ़ा नहीं है, आपके फोल्डर में भी नहीं है, काफी बड़ा चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा चैप्टर, टाइम लगेगा इसमें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बात करेंगे वर्ल्ड वॉर के बारे में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में, यूनाइटेड नेशन की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह से वर्क करती हैं उनके बारे में। फिर हम इसमें बात करेंगे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं, आशियान, सार्क, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक आपके एग्जाम में भी आया, ठीक है। तो ये सब आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कवर होगा। संस्थाएं कई सारी, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, कौन किसको लोन देगा नहीं देगा, वो सब आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, ठीक है। संस्थाएं सारी इसमें हम कवर करेंगे। इसके बाद फिर आप पढ़ेंगे स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में, साइंस एंड टेक में स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। सर्न प्रोजेक्ट क्या कहता है, गगनयान क्या है, चंद्रयान क्या है, वो सारा आपका स्पेस में आएगा। फिर एक टॉपिक पढ़ना है डिफेंस के बारे में। इसके बाद फिर पढ़ेंगे स्पोर्ट्स, एक टॉपिक आपका स्पोर्ट्स, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। स्पोर्ट्स से ईएस में तो बहुत कम चांस होता है, बाकी एग्जाम में पूछता है। ईएस को छोड़कर बाकी एग्जाम में स्पोर्ट्स पूछता है, तो जहां जो टॉपिक जिसके मतलब का है बताता चलूंगा मैं। इसके अलावा नीति आयोग है, जीएसटी के बारे में है, टैक्सेशन सिस्टम, नीति आयोग, जीएसटी, जीडीपी, जीएनपी का जो कंसेप्ट है, ये सब आपका अलग से ये भी कवर करना है। टॉपिक हमें ये कवर करने हैं सब। इसके अलावा आपके स्टैटिक जीके में कुछ और भी टॉपिक, जैसे कौन सी इन्वेंशन किसने की, इंडिया में पहले कौन थे, कैपिटल क्या है, करेंसी कहाँ की क्या है, कौन सा टूर्नामेंट किस स्पोर्ट से खेला जाता है,
कौन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी क्या खेलते हैं, हाल फिलहाल में कौन सा पर्सन क्या बने हैं। तो एक आपका स्टैटिक का पार्ट, स्टैटिक जीके में जो बचा खुचा रह गया वो सब आ जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टैटिक में कवर होगा। जो जनरल क्वेश्चन आप कहते हो कि सर एवरेज पे पहले कौन चढ़ा था, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये चीजें मैं स्टैटिक में कराऊंगा, स्टैटिक में कवर होगा। देखो आपका जो ये आपका पेटेंट वाला जो पेपर है, पहले एक बात वो ध्यान से सुन लें। पेटेंट वाले में आपका सिलेबस बहुत अच्छी तरह से डिफाइन उन्होंने कर रखा है। एक तो आपका एप्टी रीजनिंग, वो जितना वेटेज लिखा है वो तो पूछेगा ही, खत्म हो गई बात। एक टॉपिक आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करा दिया है पूरी तरीके से। एप्टी रीजनिंग आईपी हो गया। इंग्लिश 30 क्वेश्चन है, इंग्लिश 15 क्वेश्चन आएंगे, साफ साफ लिख रखा है। जनरल साइंस में से ही पूछेगा। लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो ऊपर क्या धनंजय का जो पॉइंट था, खाली दिक्कत जो तुम्हें लग रही है वो जीके करंट अफेयर में तो लग रही है। सिलेबस उन्होंने लिखा है जीके एंड करंट अफेयर के नाम से। स्टैटिक जीके जो है और करंट अफेयर दो ही पार्ट हैं। करंट अफेयर तो नहीं बदलेगी, करंट अफेयर में से तुमसे ज्योग्राफी कुछ भी नहीं पूछने लग जाएगा। जो जीके का पार्ट है, हॉर्स लैटिट्यूड बोल रहे हो या कुछ और पॉइंट बोल रहे हो, उसी में स्कोप है। एक आध ज्योग्राफी पूछ ले, एक आध एनवायरमेंट पूछ ले, यही है ना भाई। सीधा सीधा अपना कॉमन सेंस लगा लो। जब कोई क्वेश्चन पूछते हो तो ये भी दिमाग में रखो, आपका एग्जामिनर वाले ने जीके एंड करंट अफेयर टॉपिक लिखा है, तो करंट अफेयर तो पूछेगा ही। अगर 30 क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम तुम्हारे 14 क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर रहेंगे। अब आया तुम्हारा जीके लगभग 16 क्वेश्चन। स्टैटिक जीके में से नेशनल सिंबल आ गया, अवार्ड आ गया, या तुम्हारा पर्सन इन न्यूज कोई पूछ लिया, या इन्वेंशन पूछ लिया, किस इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज है, या करेंसी पूछ लिया, कोई डिपार्टमेंट पूछ लिया किसके अंतर्गत आता है। तो 16 क्वेश्चन में से मैं मान के चलता हूं तुम्हारी बात, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हो सकता है पॉलिटी का हो या ज्योग्राफी हो, कोई और टॉपिक हो। इन्वायरमेंट तुमको मैं दे ही चुका हूं, और मैंने बोला भी एनवायरमेंट देख लेना। जब तुम एनवायरमेंट देखोगे, काफी ज्योग्राफी तुम्हारा एनवायरमेंट में कंप्लीट है। एनवायरमेंट अगर तुमने धनंजय पूरा कर रखा है, काफी ज्योग्राफी तुम्हारा एनवायरमेंट में पूरा है। तो क्या इन 3 क्वेश्चन के लिए ये सारा छोड़ दिया जाए बाकी सिलेबस? अब तुम मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। जीके जीएस काफी टफ आया था। पेपर मैंने देखा है, पढ़ाया मैंने इतने साल से। मैं टफ नहीं कह रहा हूं, तुम टफ कह रहे हो। जो नोट्स तुमको मिले एक बार पलट लो, मालूम चल जाएगा टफ आया था। जब सब कुछ तुम खुद ही डिसाइड कर ले रहे हो तो क्लास में क्या कर रहे हो? सब कुछ तुम्हें खुद ही पता है टफ आया था, और अभी क्लास नहीं की, अभी पढ़ाया नहीं मैंने। 60 घंटे का सब्जेक्ट है। स्पेस के तुम्हारे सारे क्वेश्चन क्लास के हैं, कॉपी उठा के देख लो, पलट लो, नोट्स दे रखे हैं तुम्हें। वो तुम्हारे लिए टफ है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाद टफ नहीं है वो। पहले पढ़ लो तब बताना। बोगी बिल ब्रिज वगैरह हर क्लास में पढ़ाया क्वेश्चन है जो आया था। और ये भी ध्यान रख लो, अगर तुम्हारी क्लास से नहीं बना तो किससे नहीं बनेगा। तुम्हारी क्लास से नहीं बना तो कहीं से नहीं बनने वाला। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी पहले क्लास पूरी कर ली है जो मैंने पढ़ाया था धनंजय। फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैंने पढ़ाया है पूरा कर लिए, मेरे वाले लेक्चर पूरे कर चुके हो। अभी नहीं किए हैं तो जहां से पढ़े उससे कहो टफ आया, मेरे से क्यों कह रहे हो? अभी नहीं पढ़े हो मेरा वाला तो जिससे पढ़े हो उससे जाके बोलो ना टफ आया। मेरे से टफ क्यों कह रहे हो यार? मेरे क्लास से टफ नहीं है वो। देखो, तो सारी बातें खत्म। 13 लेक्चर जो पढ़े हैं वो आप कंप्लीट करना। मैं शुरू कर रहा हूं दूसरा टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए आता है, कोई पेपर हो जीएस का, स्टेट पीसीएस हो, ईएससी वाले हो, पेटेंट वाले हो, कोई हो, सबके लिए क्वेश्चन बनता है। जो पूरा का पूरा जीके करंट अफेयर है सबके लिए कॉमन है। खाली इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों में स्पोर्ट्स का टॉपिक जो है वो नहीं पूछता। बहुत रेयर चांस है कि एक आध क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन का चांस हो सकता है।
रेन कह रहे हैं गेम खेल गए सर। क्या गेम खेल गए? कौन सा गेम खेल गए रेन, जरा बताना। क्या क्या लिखते हो, किस किस तरह की बातें तुम करते हो? गेम खेल गए कौन सा? लास्ट ईयर मुझसे अन अकेडमी पे पढ़ा था जीके, तो गेम क्या खेल गए? जितना वहां पढ़े थे ना, उससे कम से कम 1.5 गुना पढ़ोगे यहाँ पर। तो पहली क्लास में जजमेंट और ओपिनियन मत बनाओ अपना। वहां जब जितना वहां पढ़े थे उससे कम से कम 1.5 गुना पढ़ोगे यहाँ पर। कितने टॉपिक कराऊंगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं है अभी यहाँ। जो मेरे दिमाग में चल रहा है मुझे चलने दो, अभी सोचने तो मुझे क्या कराना है इसके अंदर। दिक्कत है, कई लोग क्लास में आते हैं स्टूडेंट की तरह और कई लोग टीचर को ही पढ़ाने आते हैं। कई लोग जो हैं वो टीचर को पढ़ाने आते हैं, आधा टाइम तो इसमें डेली बर्बाद करते हैं। ये डेली का नियम है, 15 मिनट तो इसी में बर्बाद करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा लोग गड़बड़ करते हैं एग्जाम कंपटीशन के अंदर। जो टीचर बता रहा है वो नहीं मानना है, अपना दिमाग जरूर चलाना है और मैक्सिमम टाइम बकवास में बर्बाद करना है। चलो आलतू फालतू बातें सब बंद, क्योंकि पहली क्लास से मुझे बताना जरूरी था, अदरवाइज मैं इस चक्कर में पड़ता नहीं अभी बातचीत में। जो सिंसियर बच्चे हैं पहले वो देखें, अब पढ़ाई शुरू करें। पहली क्लास थी क्योंकि अलग अलग बैच इन्वॉल्व हैं, तो बताना जरूरी था किसके क्या मतलब का है क्या नहीं। पूरा पूरा टॉपिक, कोई कंफ्यूजन ना रखें। स्पोर्ट का टॉपिक जब आएगा तब बात करेंगे, ईएस वालों को नहीं पढ़ना। बाकी जितना टॉपिक लेकर चल रहे हैं सबके लिए कॉमन है। जो स्टार्टिंग के लेक्चर पढ़े हैं वो भी सबको पढ़ने हैं। 13 लेक्चर जो फोल्डर में डाले हैं वो भी सबको पढ़ने हैं, और जो पूरा पढ़ा रहा हूं सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। ईएससी वाले बच्चों के लिए दिसंबर में करंट अपडेशन के कुछ लेक्चर और ऐड होंगे, जो नया डाटा आएगा, क्योंकि उनके यहाँ फरवरी तक का फरवरी में दिसंबर तक का पूछेगा। स्कीम्स वगैरह जो आप बोल रहे हैं वो क्लास में आएगा, कराना है मुझे। स्कीम से क्वेश्चन आता है। अब देखो, नीति आयोग, ये कंसेप्ट आया ही कहां से? 5 ईयर प्लान कंसेप्ट आपने सुना होगा, कई सारे 5 ईयर प्लान वगैरह होते हैं। अब 5 ईयर प्लान कंसेप्ट चलता है क्या? तो नीति आयोग ये पहले प्लानिंग कमीशन नाम से था। पहले एक संस्था थी जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। अभी कुछ लिखो मत, बस सुनने पे ध्यान दो। प्लानिंग कमीशन 1947 इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो पॉवर्टी, हंगर, ये बड़े मेजर चैलेंजेस थे। कई बार जब ये बात होती है कि इंडिया आजाद हुआ और पीएम किसको बनना चाहिए था किसको नहीं बनना चाहिए था, देखो आज कंट्री का पीएम बनना एक अलग बात है और उस समय कंट्री का पीएम बनना एक अलग बात थी। क्योंकि जब अंग्रेज यहां से गए थे, कंट्री किस कंडीशन में था, उस समय देश का पीएम बनना अपने आप में ही समझ लो एक सुसाइडल अटेम्प्ट था। कि अगर एक ऐसा देश जहां गरीबी, भुखमरी, बहुत बुरे हालात हों, 565 प्रोविंसेस में बटा हुआ देश हो, देश तो था ही नहीं, 565 रियासतों में बटा हुआ था, उसमें किसी को पीएम बनाया जाना, तो वो पीएम के लिए बहुत मुश्किल काम था। जो भी पीएम बनता आसान नहीं था। एक ऐसे देश का पीएम कौन बनना चाहता है जहां पर इतने बुरे हालात थे, गरीबी, भुखमरी, 565 रियासतों में टूटा हुआ, तो बहुत चैलेंजिंग टास्क था। अब कंट्री को पहले एक किया जाए, तो गांधी जी की जो अप्रोच थी उसको लेकर वो ये थी कि इंटरनल मामलों में वल्लभ भाई पटेल की पकड़ बहुत जबरदस्त है, उनको सपोर्ट भी बहुत जबरदस्त है। तो जो इंटरनल मामले हैं, डिप्टी पीएम की पोस्ट उनको मिली, होम मिनिस्टर की पोस्ट उनको मिली, इंटरनल इशू सब पटेल डील करें। तो पटेल को इंटरनली इंडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए लगाया गया, इंडिया को यूनाइट किया जाए। और नेहरू की इंटरनेशनल इमेज बहुत अच्छी थी, अच्छे रिलेशन थे उनके, अमेरिका, ब्रिटेन, उन सब जगहों पर अच्छे रिलेशन थे। नेहरू की ग्लोबल इमेज थी। इंडिया में उतनी सपोर्ट नेहरू को नहीं थी जितनी पटेल को थी, पर इंटरनेशनल लेवल पे नेहरू को सपोर्ट बहुत ज्यादा था। फॉरेन पॉलिसी वगैरह में नेहरू को बड़ा माना जाता था। इवन हम आज भी फॉरेन पॉलिसी नेहरू की फॉलो करते हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग काम थे। गांधी जी कहते ही थे कि एक बैलगाड़ी के दो बैल हैं, दो पहिए समझ लो एक तरीके से, एक नेहरू एक पटेल, दोनों
एक भी अगर पहिया कमजोर हो गया दूसरा नहीं चल सकता। उनके अपने कन्फ्लिक्ट भी कहीं पर थे तो गांधी बोलते थे कि दोनों को साथ चलना पड़ेगा तब देश संभल पाएगा। तो ये मतलब था। तो कंट्री जो बना 1947 में, अंग्रेज रातों रात भाग गए, कंट्री आजाद हो गया। अब इस कंट्री को डेवलप कैसे करें, कंट्री को यूनाइट कैसे करें, इन सब चीजों पे वर्क होना शुरू हुआ। मार्च 1950 में एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। प्लानिंग करें कैसे इंडिया को हम ग्रो करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करेंगे। तो मार्च 1950 में एक बॉडी बना जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, मार्च 1950 में बना। 3 टाइप की इंस्टीट्यूशन होती है, 3 टाइप के इंस्टीट्यूशन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कोई इंस्टीट्यूट, अगर संविधान में लिखा है, आप उसे कहोगे कॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिखा, एक्ट से बना है, पार्लियामेंट में एक्ट आया, उससे कोई बॉडी बनी है, तो आप कहोगे स्टैट्यूटरी बॉडी है। और कोई ऐसी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ना लिखी हो, एक्ट से भी ना बनी हो, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो 3 तरह की संस्थाएं हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, जैसे फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है? अब धनंजय कहेंगे सर ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी नहीं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तुम्हारी नजर में पॉलिटी, मेरी नजर में करंट अफेयर। क्योंकि क्वेश्चन आता है फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है और अभी कौन सी फाइनेंस कमीशन चल रही है। 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है, एनके सिंह उसके चेयरमैन है। तो इसीलिए जब सब्जेक्ट खत्म हो जाए तब इवैल्यूएशन करना कि कौन किस में आएगा। हो सकता है मैं ज्योग्राफी की कई सारी चीजें इन्वायरमेंट में तो करा ही चुका हूं, क्या पता यहां पे भी कई चीजें आएंगी। तो पहले से मैनिपुलेशन मत बनाइए। जैसे रशिया यूक्रेन आप करंट के मुद्दे से पढ़ोगे, मैं उसको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 1-2 क्लास का वेट कर लें। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या मतलब होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में दिया हो। पर अच्छी बात है, बच्चे अगर इतने कंसर्न्ड हैं कि सर इतने टाइम में वैकेंसी आ रही है और जॉब मिल जाए, तो हम तो पूरी जी जान से लगे हुए हैं। तुम लगे हो, मैं भी तुम्हारे साथ लगा हूं। तो ये बिल्कुल भरोसा रखिए कि जो पढ़ाया जाएगा ज्यादा से ज्यादा ही कराया जाएगा। तुम सीरियस हो, कंसर्न्ड हो एग्जाम को लेकर, ये अच्छी बात है, पर गार्बेज मत पढ़ना। जो जरूरी चीज है उनको पहले कवर कर लो। ठीक है, जब उतना हो जाएगा मुझे बताना। तुम्हें लगेगा सर और करा दीजिए, और कम लग रहा है, और पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है जो मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे यूपीएससी आर्टिकल 315 है ना, मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब है? एस्टैब्लिश अंडर एक्ट। एस्टैब्लिश अंडर एक्ट। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं दिया और एक्ट में भी नहीं बना, डायरेक्ट तौर पर स्टैब्लिश कर दिया गया हो। ये 3 टाइप की बॉडी होती हैं। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट मैं और तुमसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। कई लोगों को तुम्हारे अंदर ये फियर है ना इस बात का कि सर जीएस तो इतना सारा है, हमको आरोहण बाद में पता चला। पेटेंट एग्जामिनर हम दे रहे हैं वो तो हम कर लेंगे, पर उसके अगले ही महीने जेई होने वाला है। जेई में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी आएगा। तो जो पेटेंट के नाम पे ज्योग्राफी या हिस्ट्री, पॉलिटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका फियर एसएससी जेई को लेकर है। यही दिक्कत है ना कई लोगों को। और 10 मई को मैंने बैच शुरू किया था, मैंने तभी कहा था कि जीएस ठीक से पढ़ लेना एक बार, पेपर का वेट मत करो नोटिफिकेशन आने का। पेटेंट वाले का सिलेबस तो इससे हो जाएगा, पर फिर जेई देने जाओगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पूछेगा। और कई लोगों को फेयर पेटेंट को नहीं है, उनको फियर है एसएससी जेई को लेकर, क्योंकि वहां जीएस में और भी एरिया पूछता है। यहां तो जितना मतलब का वो होगा ही होगा। लाइफ साइंस में अंतर नहीं आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई अंतर नहीं आएगा, एनवायरनमेंट पूरा अवेलेबल है, जीके करंट अफेयर पूरा अवेलेबल है। केवल 3 सब्जेक्ट आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 3 एसएससी जेई में, जीएस में अलग है। इससे 3 ही सब्जेक्ट का डिफरेंस है वहां पर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बाकी ये और वो कॉमन है। ठीक है,
तो तीन तरह की बॉडीज होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो तो कहोगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्ट के तहत बना हो तो कहोगे स्टैट्यूटरी बॉडी, और अगर दोनों नहीं हो तो कहोगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ये तीन चीजें हैं। तो यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहोगे। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, वो भी कैसा बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक्ट में बना हो तो स्टैट्यूटरी बॉडी, एक्ट में बना हो स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत बना। एक्ट का क्या मतलब होता है, पार्लियामेंट का काम होता है कानून बनाने का, पार्लियामेंट का काम होता है कानून बनाना। तो पार्लियामेंट में कोई बिल आएगा, वो बिल पास होगा तब उसको एक्ट कहेंगे। पार्लियामेंट के अंदर बिल आता है, वो बिल जब पास हो जाता है, पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर पार्लियामेंट में कोई बिल आया है, ये दोनों हाउस उसको पास कर दें, प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर दे, तो बिल बिकम्स एक्ट। एक्ट का मतलब है लॉ, एक्ट का मतलब है कानून। बिल के ऊपर आप एक्ट नहीं कर सकते, बिल तो अंडर डिस्कशन डॉक्यूमेंट को बोलेंगे। अंडर डिस्कशन जो है वो बिल है। बिल जब दोनों हाउस से पास हो जाए, प्रेसिडेंट साइन कर दे, देन बिल बिकम्स एक्ट। एक्ट का मतलब है लॉ, एक्ट का मतलब है लॉ। तो एक्ट के तहत कोई बॉडी बनी हो, एक्ट के तहत कोई संस्था बनाई गई हो, तब आप कहोगे स्टैट्यूटरी बॉडी है। और तीसरे टाइप की बॉडी ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ना एक्ट से बना, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लानिंग कमीशन, ये क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन कैसा बॉडी था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। क्या ये हम समझ पाए। प्लानिंग कमीशन जो बना मार्च 1950 में, कि पहला ही चैलेंज हमारे सामने था कि हम प्लानिंग करें, कंट्री को ग्रो कैसे कराना है, कंट्री कैसे डेवलप करेगा, उसके बारे में हम वर्क करें। तो प्लानिंग करने के लिए 5 ईयर के प्लान बनाने के लिए आया था नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। और वो कैसा बॉडी था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं दिया, एक्ट से भी नहीं बना, सीधे तौर पर एस्टेब्लिश हुआ। तो प्लानिंग कमीशन कैसा बॉडी था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी। कब बना, मार्च 1950। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता था, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब है, पीएम की पोस्ट है पीएम, पर पीएम होने के साथ साथ कई सारे डिपार्टमेंट के हेड हैं। जैसे एनडीएमए का हेड कौन, पीएम, सीएसआईआर का हेड पीएम, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, पॉपुलेशन कमीशन, इन सब में हेड कौन है, पीएम है। पीएम होने के साथ साथ कई सारे डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्स्ट्रा ऑफिस, एक्स ऑफिशियो। एक्स वर्ड का मतलब यहाँ फॉर्मर पीएम, फॉर्मर चेयरमैन नहीं है, अभी वाला ही, पर भूतपूर्व। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यहाँ कौन होता था, पीएम होता था। इसका चेयरमैन पीएम होता था, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, अतिरिक्त कार्यभार पीएम ही संभालते थे इसका। तो पीएम होने के साथ साथ कई सारे डिपार्टमेंट को देखते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन का भी पीएम। इसके बाद वाइस चेयरमैन, पीएम के बाद कौन होता है, वाइस चेयरमैन। पीएम के बाद होता है वाइस चेयरमैन। सबसे पहले इसके वाइस चेयरमैन कौन बने थे, प्लानिंग कमीशन जब बनी थी, फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, चेयरमैन तो पीएम होगा, वाइस चेयरमैन सबसे पहले थे गुलजारी लाल नंदा। और जब प्लानिंग कमीशन नीति आयोग से रिप्लेस हुआ है, लास्ट वाइस चेयरमैन कौन रहे इसके, लास्ट वाइस चेयरमैन रहे थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। लास्ट वाइस चेयरमैन थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, एमएस अहलूवालिया। ठीक है, तो फर्स्ट वाइस चेयरमैन गुलजारी लाल नंदा और लास्ट वाइस चेयरमैन थे एमएस अहलूवालिया। पूरा नाम है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो प्लानिंग कमीशन अब तो है नहीं ना, अब तो ये संस्था नीति आयोग से रिप्लेस हो चुकी है।
तो सबसे पहले वाइस चेयरमैन गुलजारी लाल नंदा और लास्ट वाइस चेयरमैन MS अहलूवालिया किस तरह से काम करते थे? इनका काम था, प्लानिंग कमीशन का वर्क था 5 ईयर प्लान बनाना और एक ग्रोथ टारगेट सेट करना। टू मेक 5 ईयर प्लान एंड सेट वन ग्रोथ टारगेट। तो 5 ईयर के लिए प्लानिंग करेंगे और एक ग्रोथ टारगेट हम सेट कर देंगे। जैसे हमें इतनी जीडीपी अचीव करनी है। जीडीपी एक वर्ड आ गया, जीडीपी। तो जीडीपी वैसे तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का कंसेप्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं इसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। तो जीडीपी वैसे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का कंसेप्ट है, पर जीडीपी के एक हमें जैसे 5 ईयर प्लान बनाया, 1951 से 56 की प्लानिंग हमने की, तो हमने उस प्लान में हमें कितनी जीडीपी अचीव करनी है, हमें कितना ग्रोथ अचीव करना है। जीडीपी का मतलब समझ लो, बहुत रॉ भाषा में कहे, हमारी औकात, हमें कितनी ग्रोथ पानी है इस 5 ईयर प्लान में। तो 5 ईयर का प्लान बना दिया और एक ग्रोथ टारगेट सेट कर लिया कि हमें इस 5 ईयर में ये अचीव करना है, इतनी ग्रोथ पानी है। तो कुछ में हमने अचीव किया, कुछ में हम पीछे रह गए, ठीक। तो 5 ईयर प्लान बनाना और एक ग्रोथ टारगेट सेट करना ये तय हुआ कि 5 ईयर प्लान बनाएं और एक ग्रोथ टारगेट सेट कर लें। किस तरह से वर्क होता था? ये टॉप टू बॉटम लाइन पर आधारित था, बेस्ड ऑन टॉप टू बॉटम लाइन। कि प्लानिंग कमीशन का अपना जो मैनेजमेंट है वो अपने लेवल पे प्लानिंग करेंगे और बॉटम लेवल पर अप्लाई कर देंगे। बॉटम लेवल से कोई बहुत ज्यादा कंसल्टेशन किया जाए, उनकी बात को माना जाए, ऐसी कोई मजबूरी, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं थी। टॉप टू बॉटम लाइन का मतलब होता है, दो तरह के मॉडल हो सकते हैं। एक तो मैनेजमेंट का तरीका हो सकता है, टॉप लेवल पे प्लानिंग किया और बस नीचे वालों को खबर दे दी ये होना है। दूसरा है कि बॉटम लेवल पर ही लोगों को बोला प्लान बनाओ और प्लान बना के ऊपर भेजो, वो हम कंसीडर करेंगे। तो ये उल्टा चलता था, ये टॉप टू बॉटम था। ऊपर लेवल पे प्लानिंग हो गई और बॉटम पर अप्लाई होना है, कि प्लानिंग कमीशन ने तय कर लिया कि ये काम होना है और बॉटम लेवल पर अप्लाई। बॉटम लेवल मतलब किस पर अप्लाई? इंडिया के नाम से ढूंढने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 28 स्टेट एंड 8 यूटी। तो ये अप्लाई किस पर होने की बात है? उन्हीं पर, राज्यों पर और यूटी के ऊपर ये अप्लाई होना है। तो टॉप लेवल पे प्लानिंग हुई, जिसको बॉटम लेवल पर अप्लाई करना है। बॉटम लेवल का मतलब हो गया स्टेट्स और यूटी के ऊपर अप्लाई करना है। कहने के लिए प्लानिंग कमीशन अनबायस्ड बॉडी थी, निष्पक्ष था, पर कहीं ना कहीं सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट होती थी और स्टेट में उन्हीं की पार्टी की गवर्नमेंट होती थी, उनको सपोर्ट ज्यादा मिलता था, अदर पार्टी वालों को कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड फील होता था। तो मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, सेंटर में कांग्रेस थी। तो मोदी जी ने कहा कि गुजरात के लिए मैं नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन को लेटर लिखता हूं कि हमारी ये जरूरत है, इस तरह से पॉलिसी बननी चाहिए, इस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए, गुजरात की रिक्वायरमेंट ये है, आप इसके हिसाब से काम करिए। और प्लानिंग कमीशन जो है वो हमारे हिसाब से नहीं चल रही, हमारे हिसाब से हमें जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं ये सेंटर से बायस्ड बॉडी है। बना था ऑटोनोमस, बना था ये इंडिपेंडेंट बॉडी, पर कहीं ना कहीं इंटरनली इस तरह के एलिगेशन लगते रहे कि कहीं ना कहीं ये सेंटर से बायस्ड होकर चलती है, कि सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट, स्टेट में भी उन्हीं की गवर्नमेंट, उनको ज्यादा सपोर्ट मिलता है। अदर पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है किसी स्टेट में, उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता। ये उनके एलिगेशन थे। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट जब पावर में आई, आते ही उन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिस्ट्रक्चर किया और नीति आयोग बना दिया। प्लानिंग कमीशन को ही रिस्ट्रक्चर करके नीति आयोग बना दिया। अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, इस समय नीति आयोग। तो टॉप टू बॉटम लाइन पर आधारित था, टॉप लेवल पे प्लानिंग हुई और स्टेट और यूटी पर अप्लाई कर दी, ये काम था। स्टेट्स का ज्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पर नहीं था। मीटिंग में बुलाए तो जाते थे मुख्यमंत्री वगैरह, पर उनकी बात को कोई सुना माना जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं था। लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की ज्यादा भागीदारी यहाँ पर नहीं थी, लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट। फंड एलोकेशन अगर करना हो, राज्यों वगैरह को फंडिंग करनी हो, तो थोड़े बहुत फंडिंग के राइट इनके पास थे। थोड़ी बहुत फंडिंग के राइट्स इनको थे, इनको अधिकार थे। ऑथोराइज्ड फॉर फंड एलोकेशन
टू स्टेट्स। तो टॉप टू बॉटम लाइन पर आधारित था प्लानिंग कमीशन, लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट, और फंड एलोकेशन राज्यों को करनी हो, थोड़ी बहुत फंडिंग के राइट इनको थे, थोड़ी बहुत फंडिंग के अधिकार इनको मिले हुए थे। अंतिम 5 ईयर प्लान जो आया वो था 12th 5 ईयर प्लान। लास्ट 5 ईयर प्लान जो आया 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान, इसका ड्यूरेशन 2012 से 17 तक का था। क्वेश्चन आता है लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था? 12th 5 ईयर प्लान था। 12 से 17 तक इसकी ड्यूरेशन रही। और इसका थीम क्या था, क्या फोकस था इसका? इसका थीम था फास्टर, मोर इंक्लूसिव, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो 12th 5 ईयर प्लान 12 से 17 तक चला, जिसकी थीम थी फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। 12th और लास्ट 5 ईयर प्लान था ये। क्वेश्चन आता है 12th 5 ईयर प्लान ड्यूरेशन बताइए और थीम क्या थी वो बताइए। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये इसका थीम था। तो क्या हमें समझ आया? इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, अब कंट्री को ग्रो कैसे कराया जाए, प्लानिंग कमीशन की जरूरत थी। तो प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में बना, नेहरू पीएम थे उस समय। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। इस समय पीएम कौन थे? नेहरू। और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इसका पीएम ही होता था। वाइस चेयरमैन पहले गुलजारी लाल नंदा, जब ये खत्म हुई संस्था, लास्ट वाइस चेयरमैन मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। क्या काम था? 5 ईयर प्लान बनाना और एक ग्रोथ टारगेट सेट करना। टॉप टू बॉटम लाइन पर ये बेस था। राज्यों की कम भागीदारी होती थी। राज्य मीटिंग वगैरह में आते तो थे, पर उनकी बात को सुना जाए, माना जाए, ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। फंड एलोकेशन राज्यों को थोड़ा बहुत ये कर सकता था, बहुत ज्यादा अधिकार तो नहीं, पर फंडिंग के थोड़े बहुत राइट इसको थे। हालांकि आज के टाइम में फंडिंग राइट की बात करोगे, नीति आयोग को नहीं है। नीति आयोग को फंडिंग राइट नहीं है। क्लियर है? नीति आयोग को फंडिंग राइट नहीं है, जबकि फंड एलोकेशन स्टेट्स को थोड़ा बहुत ये कर सकता था। तो 5 ईयर प्लान का काम ये लास्ट वाला 17 में खत्म हुआ, ये इसकी थीम। सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान था, ये क्वेश्चन आपका आता है, ये स्टैटिक जीके में पूछ लेता है, पॉलिटी में भी आता है, स्टैटिक जीके में भी है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसका फोकस किस चीज पर था? इसका फोकस था एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन चीजों पर। भाई इरिगेशन जरूरी है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो फोकस था एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन चीजों पर। और इसका जो मॉडल बनाया गया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मॉडल था, 1951 से 56 तक चला। फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन, पूछता है कि ये प्लान किस मॉडल पर आधारित था। एक्सपर्ट जो थे हैरड, दोमार, इनके मॉडल पर बेस्ड था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक चला, जिसका फोकस एग्रीकल्चर, इरिगेशन को बढ़ावा देना। देश में गरीबी, भुखमरी बहुत थी, खाना भी अपने पास पूरा नहीं था, अमेरिका वगैरह से इंपोर्ट करना पड़ता था, और वो लोग ऐसा गेहूं वगैरह भेजते थे जो वहां जानवर भी नहीं खाता था। तो हैरड दोमार मॉडल पर ही आधारित था। हालांकि 5 ईयर प्लान में भी कोशिश की गई कि एग्रीकल्चर वगैरह बढ़े, पर आगे जाके शास्त्री जी ने जब नारा दिया जय जवान जय किसान, और ग्रीन रिवॉल्यूशन जब इंडिया में आया, तब इंडिया में फूड प्रोडक्शन बहुत बढ़ा। शुरुआत में प्रयास तो किए गए, पर हम उतना टारगेट अचीव नहीं कर पाए जितना होना चाहिए। जय जवान जय किसान शास्त्री जी का नारा जो था, हरित क्रांति जब आई, तब इंडिया ने बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म किया। सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान ये चला 1956 से 61 तक, जिसका पर्पस था इंडिया में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करना।
सेकेंड 5 ईयर प्लान में फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करना। 3 स्टील प्लांट लगे थे इसी में। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान इसका फोकस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करना, टू सेटअप हैवी इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप करना। 3 स्टील प्लांट्स भी लगे थे इसमें। 3 स्टील प्लांट्स वर ऑल्सो सेटअप। 3 स्टील प्लांट इसी सेकेंड 5 ईयर प्लान में लगे थे। और सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो मॉडल है वो किस स्टडी, किस रिपोर्ट पर बेस्ड था, या किन एक्सपर्ट की एडवाइस पर बेस्ड था? आप कहेंगे नेहरू महलनोबिस प्लान। नेहरू महलनोबिस प्लान, पीसी महलनोबिस जो रामानुजन के कंटेम्परेरी थे। रामानुजन जो ग्रेट मैथमेटिशियन रहे, उन्हीं के कंटेम्परेरी इंडिया के एक और बड़े महान व्यक्ति पीसी महलनोबिस। स्टैटिस्टिक्स जो आप जानते हो, सांख्यिकी, ये पढ़ते हो ना, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। उसके बहुत बड़े विद्वान थे पीसी महलनोबिस। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान इट वाज बेस्ड ऑन नेहरू महलनोबिस प्लान। नेहरू महलनोबिस प्लान इस पर आधारित था। सेकेंड 5 ईयर प्लान नेहरू महलनोबिस प्लान पर आधारित था। पीसी महलनोबिस इंडिया के फेमस स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट, सांख्यिकी के जानकार। पीसी महलनोबिस स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट। तो नेहरू महलनोबिस प्लान पर आधारित था सेकेंड 5 ईयर प्लान। 56-61 तक चला। फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह इंडिया में सेटअप की जाए। 3 स्टील प्लांट इंडिया में लगे। कौन कौन से? राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। 3 स्टील प्लांट इंडिया में सेटअप किए गए, राउरकेला, भिलाई एंड दुर्गापुर। राउरकेला, भिलाई एंड दुर्गापुर। राउरकेला कहां पर? उड़ीसा। भिलाई छत्तीसगढ़। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। 3 स्टील प्लांट लगे थे फॉरेन कंट्रीज की हेल्प से। जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनकी हेल्प से लगे थे। तो राउरकेला, भिलाई एंड दुर्गापुर 3 स्टील प्लांट लगे। दुर्गापुर स्टैब्लिश हुआ था विद द हेल्प ऑफ यूके। दुर्गापुर स्टैब्लिश स्टील प्लांट लगा था विद द हेल्प ऑफ यूके। विद द हेल्प ऑफ यूके। भिलाई वाला स्टील प्लांट लगा था विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर। ये लगा था विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। वर्ल्ड वॉर वगैरह का जिक्र होगा तब बात करेंगे इसके बारे में। राउरकेला ये लगा था विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। जर्मनी क्या था? जर्मनी भी असल में 2 कंट्री में डिवाइड हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। वो तो 1990 में जाकर फिर वो एक हुआ। तो ये लगा था विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिवाइड हो गया था, बाद में फिर एक हो गया विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। तो मैं ईस्ट या वेस्ट नहीं लिख रहा हूं, सिंपल जर्मनी लिख दे रहा हूं। तो 3 स्टील प्लांट ये लगे थे इंडिया में। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था उसमें 3 स्टील प्लांट सेटअप किए गए, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। यूके की मदद से दुर्गापुर प्लांट लगा था, यूएसएसआर की मदद से भिलाई और जर्मनी की मदद से राउरकेला। ये 3 स्टील प्लांट इंडिया में स्टैब्लिश किए गए। धीरे धीरे आप देख रहे हो कि इंडिया जो है डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। यूएसएसआर फुल फॉर्म लिख लो इसका, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब तो ये रहा नहीं, टूट गया कई हिस्सों में। रशिया यूक्रेन के युद्ध का भी एक बड़ा कारण है।
यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यहां तक पहले देख लो फिर आगे बढ़े। 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट इंडिया ने किस कंट्री से लिया था, यह भी क्वेश्चन है। 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट इंडिया ने कहां से लिया, यूएसएसआर से ही लिया था। ये 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट वहां चलता था, तो हम लोगों ने जो बोरो किया था, हमने जो ये आइडिया लिया था, ये यूएसएसआर से ही लिया गया था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर इरिगेशन, सेकंड 5 ईयर प्लान का फोकस हैवी इंडस्ट्री सेटअप करना इंडिया में। यहां से लिखा है फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 56, सेकंड वाला 56 61। कोई कुछ नोट कर रहा है तो करे, फिर हम आगे लिखें। आगे बढ़े। न्यूज़पेपर और करंट अफेयर को समझने के लिए सबसे जरूरी है बैकग्राउंड का पता होना। आप कश्मीर पढ़ रहे हैं, चाइना पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान पढ़ रहे हैं, और आप उसको बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं पता है, कभी जिंदगी में समझ नहीं आएगा। आए दिन आता है नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, नीति आयोग ये कह रहा है, और बैकग्राउंड नहीं पता तो नीति आयोग समझ ही नहीं आएगा। तब तक आपको ये चीजें समझ नहीं आ सकती जब तक आपको बैकग्राउंड ना पता हो। वर्ल्ड बैंक क्या है, आईएमएफ क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में क्यों डाल दिया था, ग्रे लिस्ट से क्या होगा, G20 इंडिया होस्ट कर रहा है तो क्या पर्पस है G20 का। बैकग्राउंड जरूरी है। इतना पढ़ने के बाद न्यूज़पेपर मैगजीन कुछ भी उठाओगे, बहुत कम टाइम में पूरा पलटते जाते हैं, बस आराम से खत्म हो जाता, कुछ भी है नहीं उसमें। रशिया यूक्रेन वॉर का बैकग्राउंड पता हो तो अपडेशन में क्या आएगा, जो अपडेट एक लाइन आएगी बस वही ऐड करना होगा, बाकी सारा वही रहेगा पुराना। अब मणिपुर का इशू है, कुकी मीती, उसका बैकग्राउंड ही आपको नहीं पता होगा, कन्फ्लिक्ट का रीजन क्या नहीं पता होगा, रीजनल प्रॉब्लम वहां की नहीं जानेंगे, समझ ही नहीं आएगा। कुछ समय पहले असम मेघालय कन्फ्लिक्ट था। देखो अगले पॉइंट पर है। तो एक क्वेश्चन आता है, किस 5 ईयर प्लान में इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ। 5th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान, ये 1974 से 78 तक चला था। और अगर देखो तो इमरजेंसी का भी टाइम है, इमरजेंसी का भी टाइम है वहां पर। तो 5th 5 ईयर प्लान 74 से 78, इसका स्लोगन, इंदिरा गांधी गेव स्लोगन, इंदिरा गांधी गेव स्लोगन गरीबी हटाओ। मतलब 5th 5 ईयर प्लान का फोकस क्या था, पॉवर्टी एलिविएशन। 5th 5 ईयर प्लान का फोकस था पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ। अब स्टेट का पेपर देंगे, सीजीएल देंगे, कोई सा भी 5 ईयर प्लान पूछ लेगा, 8th वाले का थीम बता दीजिए, 11th का थीम क्या था। तो मैं काम करूंगा, वो 12th 5 ईयर प्लान की थीम के साथ एक वो लिस्ट बना के फोल्डर में आपको शेयर कर दूंगा, कॉपी पे ऐसे चिपका लेना उसको। 12 5 ईयर प्लान, अब राजस्थान का पेपर दोगे 11 पूछ लेगा, कहीं 7 पूछ लेगा, तो रटने की जरूरत ऐसे नहीं। पहला दूसरा पांचवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करूंगा, 12 के 12 की एक लिस्ट बना के आपको शेयर कर दूंगा फोल्डर में, निकाल के प्रिंट चिपका लेना कॉपी के ऊपर। तो किसी भी स्टेट में कहीं पर भी क्वेश्चन आए तो ये 5 ईयर प्लान बहुत पूछता है। ठीक है, हम आगे बढ़े। जो हमारा कंसर्न है, हमारा जो कंसर्न है उसको देखें पहले। तो प्लानिंग कमीशन का क्या पर्पस था ये समझ आ गया। पॉलिटी वाले नोट्स देखोगे मेरे, उसमें लिखा भी है, पॉलिटी वाली मेरी कॉपी देखोगे उसमें लिखाए भी हुए हैं सब। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे अगले पॉइंट पर। प्लानिंग कमीशन के बाद एक बॉडी बनी एनडीसी, ये 2 इयर्स के बाद बनी थी।
इसका नाम है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। ये इस्टेब्लिश हुआ है अगस्त 1952, अगस्त 1952 में बना। इसका एम क्या था? 5 ईयर प्लान जो बने हैं उसको असेसमेंट करना, 5 ईयर प्लान जो बना है उसका असेसमेंट करना, और अगर कहीं कोई चेंज करने की जरूरत है तो सजेस्ट करना। ये खुद चेंज नहीं करता था, सजेशन देता था, रिकमेंडेशन देता था कि हम टारगेट से पीछे हैं या ये होना चाहिए, सुझाव देने का काम करता था एनडीसी। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका एम क्या था? टू मेक रिव्यू, assess 5 year plan from time to time। इसका काम था टू मेक रिव्यू, असेस 5 ईयर प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम, और प्लानिंग कमीशन को सजेस्ट करना अगर कोई चेंज करने की जरूरत है, कहीं पर लग रहा है कुछ चेंज होना चाहिए। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन था इसका? इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन था पीएम, वही सेम प्रधानमंत्री ही चेयरमैन होता था। और यहां पर राज्यों के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी बोलते हैं शॉर्ट में, ऑफ यूटी, ये इसके सदस्य हुआ करते थे, ये मेंबर थे। तो चेयरमैन होता था पीएम, मेंबर्स कौन होते थे? राज्यों के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश के उपराज्यपाल। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अगस्त 1952 में बना, रिव्यू करता था 5 ईयर प्लान को टाइम टू टाइम। चेयरमैन यहाँ भी पीएम होता था, मेंबर होते थे स्टेट्स के सीएम, और एलजी होता था यूटी का। पर प्लानिंग कमीशन के ऊपर है रिकमेंडेशन को मानना नहीं मानना। रिकमेंडेशन को माना जाए ऐसा कोई बाउंडेशन तो नहीं है, वो प्लानिंग कमीशन के ऊपर है, वो मानेगा या नहीं मानेगा। ठीक, हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी था एनडीसी, हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी था, इसकी भी मीटिंग होती थी। डिसीजन मेकिंग बॉडी, हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी, तो सजेशन वगैरह देने का काम करते थे। चेंज क्या करना है, नीति वो प्लानिंग कमीशन खुद करेगा। अब एनडीसी, अब ये भी गवर्निंग काउंसिल से बदल गया है, अब एनडीसी नहीं है। इस समय अगर बात करोगे तो एनडीसी नहीं है, ये रिप्लेस हो चुका है गवर्निंग काउंसिल से। तो अगस्त 1952 में बना हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी, ये काम था चेयरमैन पीएम, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल इसके सदस्य हुआ करते थे। नाउ रिप्लेस्ड बाय गवर्निंग काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल से रिप्लेस हो गया। प्लानिंग कमीशन या एनडीसी, इनकी ऑफिस लोकेशन कहां थी? नई दिल्ली। प्लानिंग कमीशन रहा हो चाहे एनडीसी रहा हो, ऑफिस लोकेशन नई दिल्ली। प्लानिंग कमीशन का ही जो बोर्ड था उसको हटा के बोर्ड लग गया नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन के बोर्ड को हटा के ही नीति आयोग का बोर्ड लगा दिया गया वहां पर। क्लियर है? नाउ रिप्लेस्ड बाय गवर्निंग काउंसिल। अब जब नई गवर्नमेंट पावर में आई, इन्होंने बनाया नीति आयोग। नेक्स्ट इज नीति आयोग। रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर गया। रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग फुल फॉर्म, एक तो क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर गया। नीति आयोग कब से प्रभाव में आया है, कब से ऑपरेशनल हुआ? 1 जनवरी 2015। मोदी गवर्नमेंट जब पावर में आई है उसके बाद प्लानिंग कमीशन को रिस्ट्रक्चर करके नीति आयोग बना दिया। पहला क्वेश्चन, फुल फॉर्म, किसको रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को। विद इफेक्ट फ्रॉम, WEF का मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम, प्रभाव में कब से आया है? 1 जनवरी 2015 से। ये भी कैसा बॉडी है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। चेयरमैन कौन होगा? कई चीजें वही पहले वाली ही हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन PM ही रहेगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन PM ही रहेगा। प्लानिंग कमीशन में वाइस चेयरमैन होता था, यहां भी वाइस चेयरमैन होता है, वहां वाइस चेयरमैन होता था, यहां भी वाइस चेयरमैन होगा। प्रेजेंट वाइस चेयरमैन। अब क्वेश्चन आता अभी कौन है इस समय? ये करंट का क्वेश्चन हो गया, सुमन बेरी। करंट में वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी है। और CEO कौन है? प्रेजेंट CEO BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। इनसे पहले परमेश्वरन अय्यर बने थे थोड़े समय के लिए, BVR सुब्रमण्यम है अभी, परमेश्वरन अय्यर बने थे, वो बहुत कम टाइम में ही रिटायर हो गए, चले गए यहाँ से। तो सुमन बेरी अभी वाइस चेयरमैन है, CEO BVR सुब्रमण्यम है। BVR सुब्रमण्यम किसको रिप्लेस किए हैं? सक्सीडेड परमेश्वरन अय्यर, सक्सीडेड परमेश्वरन अय्यर, इनको रिप्लेस किया। और परमेश्वरन अय्यर के पहले थे अमिताभ कांत, परमेश्वरन अय्यर के पहले CEO अमिताभ कांत थे। तो अमिताभ कांत थे, अमिताभ कांत के बाद परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर के बाद अब ये हैं BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग में क्या चेंज हुआ? क्या प्लानिंग कमीशन में क्या दिक्कत थी? प्लानिंग कमीशन टॉप टू बॉटम लाइन था, टॉप लेवल पर डिसीजन होते थे, बॉटम पर अप्लाई कर देते थे। पहला बदलाव यही किया गया, इसको उल्टा बनाया, बॉटम टू टॉप, कि स्टेट खुद आकर पॉलिसी बनाए, खुद आकर तय करें क्या करना है, वो अपनी जो जरूरतें हैं वो फिर बनाकर पूरी लिस्ट ऊपर भेजें। उल्टा कंसेप्ट, बॉटम टू टॉप, मतलब राज्यों को ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई। हुए कि नहीं वो अलग बात है, पर कोशिश की गई। तो एक तो प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग कैसे अलग है? ये बॉटम टू टॉप लाइन पर आधारित है, बेस्ड ऑन बॉटम टू टॉप लाइन, बॉटम टू टॉप लाइन। स्टेट खुद आकर अपनी पॉलिसी बनाए, खुद आकर तय करें क्या चाहिए और वो टॉप को भेजा जाए। तो बॉटम टू टॉप लाइन, प्लानिंग कमीशन था टॉप टू बॉटम, ये है बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा प्लान। और राज्यों को भागीदारी ज्यादा मिलेगी, मोर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स। प्लानिंग कमीशन की तुलना में स्टेट को ज्यादा अधिकार थे, मोर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट की भागीदारी ज्यादा। फंड एलोकेशन के लिए प्लानिंग कमीशन को थोड़े बहुत अधिकार थे, इसको फंड एलोकेशन का अधिकार नहीं है। नो पावर फॉर फंड एलोकेशन, नो पावर फॉर फंड एलोकेशन, नो पावर फॉर फंड एलोकेशन टू द स्टेट्स। तो बॉटम टू टॉप लाइन पर आधारित है, राज्यों की पार्टिसिपेशन ज्यादा और फंड एलोकेशन के अधिकार इसको नहीं थे। और एक चेंज, 5 ईयर प्लान कंसेप्ट चेंज हो गया, 5 ईयर प्लान कंसेप्ट बदल गया। अब 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट आता है नीति आयोग का। 5 ईयर प्लान कंसेप्ट अब नहीं है, अब आते हैं 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट ऑफ नीति आयोग। 5 ईयर प्लान वाला कंसेप्ट रिप्लेस हो चुका है। तो 5 ईयर प्लान कंसेप्ट नाउ रिप्लेस्ड बाय 5 ईयर प्लान कंसेप्ट
now replaced by 15-year vision document of नीति आयोग। 5-year plan concept now replaced by 15-year vision document of नीति आयोग। तो 5-year plan concept अब नहीं आता, अब नीति आयोग का 15-year vision document, 15-year vision document। इसका मतलब ये है कि स्टेट का पार्टिसिपेशन ज्यादा, स्टेट खुद बताएं उनको क्या जरूरत है, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, स्टेट अपनी रिक्वायरमेंट खुद बताएं, वो ऊपर लेवल को भेजा जाएगा। क्या अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में हेल्प होगी, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को किस तरह की स्कीम लानी है, क्या प्लानिंग करनी है, क्या अल्टीमेटली गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन मिलेगा नीति आयोग से। क्या हम ये कह सकते हैं नीति आयोग गवर्नमेंट के थिंक टैंक की तरह काम कर रहा है? क्या ये बात सही है? क्या नीति आयोग इंडिया की जो समस्याएं, जो चैलेंजेस हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं, गवर्नमेंट तक बता रहे हैं? क्या गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन मिल पा रही है, वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़े, कैसे काम करे? क्या नीति आयोग गवर्नमेंट के थिंक टैंक की तरह काम कर रहा है? स्टेटमेंट सही या गलत? नीति आयोग एक्ट एज थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट इन द पॉलिसी मेकिंग, ट्रू और फॉल्स? करेक्ट स्टेटमेंट। नीति आयोग एक्ट एज थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट इन द पॉलिसी मेकिंग। नीति आयोग एक्ट एज थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट, नीति आयोग एक्ट एज थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग। तो नीति आयोग एक्ट एज थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग, सरकार को नीति बनाने में मदद करता है। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इंडिया में कुछ काम है, हाइपर लूप इंडिया में आए कि नहीं आए, इनोवेशन को इंडिया में प्रमोट करना है, कई सारे रिपोर्ट, कई सारे प्रोग्राम नीति आयोग चलाता है। नीति आयोग आप देखोगे इन सब चीजों संबंधित आए दिन रिपोर्ट आती रहती है। इनोवेशन में हम कैसा कर रहे हैं, हाइपर लूप इंडिया में आए कि नहीं आए, इनोवेशन को प्रमोट कैसे किया जाए, स्कूल के बच्चों को इनोवेशन में कैसे लाया जाए। तो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, तो ट्रांसफॉर्म करने में आपको एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन, इन सब चीजों को लाना होगा। आपको इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। आपको ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, इन सब चीजों में काम करना होगा। तो नीति आयोग उन्हीं क्षेत्रों में काम कर रहा है। अब जब आप करंट अफेयर में पढ़ते होगे, बहुत बार नीति आयोग नाम आता है कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की वाटर के बारे में, नीति आयोग ने हाइपरलूप के बारे में कुछ बात कही, नीति आयोग ने इनोवेशन के लिए कोई प्रोग्राम लाया, स्टार्टअप को सपोर्ट के लिए प्रोग्राम लाया। तो वो इतने अलग अलग जब एरिया के प्रोग्राम आप देखते हो तो आपको सोचते होंगे कि नीति आयोग का बेसिकली काम है क्या। नाम में ही लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, इन सारे सेक्टर में काम करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं सरकार को पॉलिसी बनाने में इससे हेल्प मिलती है। गवर्नमेंट का थिंक टैंक है नीति आयोग। ठीक है, अब नीति आयोग के बारे में कोई बात सुनोगे तो समझ में आएगा कहना क्या चाह रहे हैं। क्या ये क्लियर है पूरी बात? नीति आयोग कब बना, किस तरह का बॉडी है, पहले देख लो, ये क्लियर है सारी बात।
नीति आयोग में अब जीके का क्वेश्चन अगर बने, नीति आयोग एक जीके का क्वेश्चन कि नीति आयोग जब बना सबसे पहले वाइस चेयरमैन कौन थे। ध्यान रखो, चेयरमैन नहीं बोल रहा हूं मैं, चेयरमैन तो पीएम होता है। जब नीति आयोग बना था सबसे पहले वाइस चेयरमैन कौन बने थे? और सबसे पहले सीईओ कौन थे? यहाँ सबसे पहले सीईओ जब नीति आयोग बना सबसे पहले वाइस चेयरमैन का नाम था अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। और सीईओ विमेन थी, विमेन सीईओ थी, नाम है सिंधु श्री खुल्लर। तो नीति आयोग जब बना फर्स्ट वाइस चेयरमैन का नाम अरविंद पनगड़िया और सीईओ का नाम सिंधु श्री खुल्लर विमेन। तो पहली सीईओ भी और पहली विमेन सीईओ भी सिंधु श्री खुल्लर। कैसे पूछे बता सकते हो? अब एक टॉपिक जो पेटेंट वाले बच्चे तो पढ़ चुके होंगे, बाकी लोग देख लें। एक मैंने इंडेक्स बताया था, आईपी वाले टॉपिक का भी पार्ट था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। वो नीति आयोग का ही पार्ट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यहीं पर समझ लें। एनुअल रैंकिंग आती है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज एनुअली बाय एक संस्था है वाइपो। तो आईपी वाले जो स्टूडेंट नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले, उनके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें एनुअल रैंकिंग आती है हर साल कि इनोवेशन में कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। व्हाट इज वाइपो? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 में स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है जेनेवा। अभी इसके जो हेड हैं उनका नाम है डैरेन टैंग, डायरेक्टर जनरल है डैरेन टैंग। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एनुअल रैंकिंग आती है, इसको जारी करता है वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। 1967 में बना, जेनेवा हेडक्वार्टर है, डायरेक्टर जनरल का नाम डैरेन टैंग। इसमें एनुअली रैंकिंग आती है इनोवेशन के आधार पर कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये कंट्रीज की रैंक पब्लिश करता है, इनोवेशन में कौन कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है। तो रिलीज एनुअली बाय वाइपो, और इसमें रैंक आती है ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन। रैंक पब्लिश होती है ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन में किसने कैसा परफॉर्म किया। 2022 की जो रिपोर्ट आई, 2022 की रिपोर्ट आई, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, यही क्वेश्चन है। इसमें इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया 40 नंबर आउट ऑफ 132। यहीं से आइडिया लेकर नीति आयोग ने शुरू किया था, मैंने बताया था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इसी से आइडिया लेकर नीति आयोग
on the basis of global innovation index, नीति आयोग started इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें स्टेट्स की रैंक पब्लिश की जाएगी, इनोवेशन में कौन सा स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स टू पब्लिश स्टेट्स रैंक on the basis of innovation। तो क्या समझ आया? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एनुअल रिपोर्ट आती है, वाइपो रिलीज करता है। 1967 जिनेवा में हेडक्वार्टर है इसका, तब बना था, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आता है। डायरेक्टर जनरल है डैरेन टैंग। रैंक पब्लिश्ड इनोवेशन के आधार पर पब्लिश होती है। 2022 की रिपोर्ट में इंडिया 40 नंबर पे है 132 में, 132 में से 40 नंबर पे इंडिया है इनोवेशन के मामले में। इसी कंसेप्ट से आइडिया लेकर नीति आयोग ने शुरू किया था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इसी कंसेप्ट से आइडिया लेकर नीति आयोग ने शुरू किया था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें हमारे स्टेट्स की रैंक जारी होती है कि जब हमारे स्टेट्स की रैंक आएगी, स्टेट्स में कंपटीशन बढ़ेगा, इनोवेशन ज्यादा करना चाहेंगे तो हमारी ओवरऑल रैंक अपने आप इंप्रूव होगी। इसका पर्पस ये था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का कि जब हमारे स्टेट्स की रैंक आएगी, स्टेट में आपस में कंपटीशन बढ़ेगा तो हमारी रैंक अपने आप इंप्रूव होगी। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया में टॉप जो कर रहा है वो कर्नाटका, टॉप स्टेट अपने यहाँ कर्नाटका, क्योंकि बेंगलुरु आईटी हब है, इनोवेशन वगैरह बहुत होते हैं वहां पर। तो ये मैंने डाटा अपडेट कर दिया, एक बार यहाँ देख लो, ये मैंने पूरा बना दिया। इसमें रैंक वैंक टॉप पे कौन है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो ये है। पहले ये देख लो, क्लियर है बात। नीति आयोग का जिक्र हुआ तो नीति आयोग के बारे में इतनी बात हमें समझ आ गई। इंडिया की रैंक 40 आउट ऑफ 132, डायरेक्टर जनरल डैरेन टैंग। जीआईआई की रिपोर्ट के हिसाब से नीति आयोग ने अपना शुरू किया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें स्टेट का डाटा आएगा इनोवेशन के आधार पर। अब एक पॉइंट देखो इसमें, ये देखो, जो भी पीडीएफ वाला काम है वो सब आपको फोल्डर में बनी बनाई मिल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी पीडीएफ में अपडेशन वगैरह मैं करूंगा वो सब आपको फोल्डर में मिल जाएगा, एज इट इज बना बनाया मिल जाएगा, बस आप यहाँ पर ध्यान दो। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 ये रिपोर्ट आई, इंडिया फर्स्ट टाइम 40 रैंक पर, टॉप 40 कंट्री में आया है, 40 नंबर पर ही है इंडिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और इंडिया ने कई सारे पैरामीटर में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, 132 में से ये रैंक है। इससे पिछले बार 2022 में हम 46 रैंक पर थे, 2021 में हम 46 पर थे, 6 रैंक का जंप हुआ है। वियतनाम वगैरह को हमने पीछे छोड़ दिया है। स्विट्जरलैंड लास्ट 12 ईयर से लगातार टॉप पर है। नंबर 1 कौन है? स्विट्जरलैंड। इनोवेशन के मामले में नंबर 1 स्विट्जरलैंड, लगातार 12th ईयर है इसको टॉप पर। सेकंड नंबर पे है यूएस, थर्ड नंबर पे स्वीडन, लिखा हुआ है एज इट इज, देखो यहाँ पर, थर्ड स्वीडन, फोर्थ यूके, फिफ्थ नीदरलैंड। तो इनोवेशन में दुनिया में किसकी क्या रैंक है? इंडिया 40 पर है, टॉप पर स्विट्जरलैंड, नंबर 2 यूएस, थर्ड स्वीडन, फोर्थ यूके, नीदरलैंड। स्टार्टअप इंडिया वगैरह जो प्रोग्राम चले हैं इंडिया में, काफी इंप्रूवमेंट उससे हुआ। हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, उसके अलावा स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है इनोवेशन वगैरह को बूस्ट मिला है इनसे, इनोवेशन वगैरह को इससे बूस्ट मिला है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यूएन की ही एक एजेंसी वाइपो ने शुरू किया था 2007 में।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कंसेप्ट है 2007 में 3 संस्थाएं, वाइपो और एक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और एक इंसीड, ये 3 एजेंसी ने शुरू किया था 2007 में। वाइपो था, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी था, इंसीड था, इन तीनों के द्वारा शुरू किया गया। अराउंड 80 पैरामीटर लिए जाते हैं इसको कैलकुलेट करने में, 80 इंडिकेटर लिए जाते हैं। इसकी जो वैल्यू निकलती है वो 80 इंडिकेटर्स हैं, उनके हिसाब से कैलकुलेट होता है। जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है कंट्री का, एजुकेशन की क्या स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, नॉलेज की क्या स्थिति है, ये सब पैरामीटर लिए जाते हैं, अराउंड 80 पैरामीटर। और इंडिया की रैंक पिछले 4 to 5 ईयर में काफी इंप्रूव की है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नीति आयोग और एक इंस्टीट्यूट और है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, मेन तो नीति आयोग ही है। तो नीति आयोग और एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, इन दोनों ने मिलकर GII कंसेप्ट से आइडिया लेकर शुरू किया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें हमारे स्टेट्स की रैंक जारी की जाएगी, हमारे स्टेट्स की परफॉर्मेंस पता चलेगी, जिससे स्टेट्स में कॉम्पिटिटिवनेस माहौल बने, स्टेट अच्छा परफॉर्म करें, और इनोवेशन में स्टेट अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारी रैंकिंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। अगर स्टेट्स आपस में compete करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारी रैंकिंग में भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये करंट का पार्ट हो गया, बैकग्राउंड हमने पूरा पढ़ लिया। अब कहीं भी इसमें गैप नहीं है, प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग तक की जर्नी क्या रही और नीति आयोग काम किस तरह से करता है, एक एक एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं सामने। अब इसमें गैप नहीं है, जब भी नीति आयोग के बारे में आएगा तुरंत आपको क्लिक करेगी बात कि प्लानिंग कमीशन से लेके यहाँ तक की जर्नी और किस तरह के बदलाव हुए। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ये दोनों मिलकर जारी करते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स एक कंप्रहेंसिव टूल है, ये सब वही बकवास बात, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। खाली क्वेश्चन है अभी रैंक क्या है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, हमारे स्टेट की क्या परफॉर्मेंस है। मेजर स्टेट्स की बात करें, कर्नाटका टॉप पर, सेकंड तेलंगाना, थर्ड हरियाणा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का जो लेटेस्ट डाटा आया उसमें क्या परफॉर्मेंस रही, कर्नाटक सबसे ऊपर, तेलंगाना 2, हरियाणा 3। नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया के राज्यों में कंपेयर करें अगर, मणिपुर, उत्तराखंड, मेघालय, कर्नाटका, तेलंगाना, हरियाणा मेजर स्टेट्स में। नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट में कंपैरिजन करें अगर, तो मणिपुर, उत्तराखंड, मेघालय। और यूनियन टेरिटरी अगर केवल कंपेयर किए जाएं तो चंडीगढ़, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार। क्लियर है? सिर्फ अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी में ये रैंक है। अब इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, इनोवेशन बढ़े उसके लिए क्या हुआ। 2016 में, आईटी वाले बच्चे पढ़ चुके हैं, 2016 में पीएम मोदी ने अप्रूवल दिया, नीति आयोग के चेयरमैन है वो, तो उन्होंने अप्रूवल दिया कि नीति आयोग में 2 प्रोग्राम चलें, एक का नाम अटल इनोवेशन मिशन और एक का नाम सेतु। ये 2 प्रोग्राम चलाए जाएं। अटल इनोवेशन मिशन, इंडिया में इनोवेशन को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है उसको बढ़ावा दिया जाए। तो अटल इनोवेशन मिशन, इनोवेशन को इंडिया में बूस्ट करने के लिए स्कूल्स में बच्चों को साइंस से जोड़ा जाए, स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब्स लगाई जाएं, प्रैक्टिकल करवाए जाएं, नई नई मशीनें मिलें। तो अटल इनोवेशन मिशन में स्कूल्स को बेटर करना, अटल टिंकरिंग लैब्स लगाना, इनक्यूबेशन सेंटर लगाना, जिससे यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चों को ट्रेनिंग मिले, स्टार्टअप को बेनिफिट मिले। तो अटल इनोवेशन मिशन में इस तरह के कई प्रोग्राम किए गए, स्कूल, कॉलेज, स्टार्टअप, उनको इनोवेशन से जोड़ने के लिए और उनका माइंड इनोवेटिव तरीके से सोचे। और स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए, स्टार्टअप क्योंकि कई तरह के चैलेंजेस आएंगे स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया कि जिससे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, लोगों में बिजनेस स्किल आए, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन लोग निकलें। केवल अंबानी, अदानी और टाटा क्यों है, और भी लोग बिजनेस में आए। सबको जॉब करना है, बिजनेस किसी को नहीं करना, बिजनेस में लोगों को डर लगता है, स्किल नहीं है उनके पास। तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी इंडिया में बढ़े, उसके लिए सेतु। तो अटल इनोवेशन मिशन और सेतु, इंडिया को आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर लोगे, इनोवेशन भी चाहिए, स्टार्टअप को भी बढ़ाना जरूरी है, बिजनेस। तो 2 प्रोग्राम नीति आयोग के तहत पीएम मोदी ने अप्रूवल दिए, अटल इनोवेशन मिशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। और तो कई सारे प्रोग्राम हमें पढ़ने ही है, डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, उज्ज्वला है, उजाला है, उड़ान योजना है, वो सब तो देखेंगे, सौभाग्य स्कीम है, दुनिया भर के प्रोग्राम। फिलहाल नीति आयोग से जुड़ी बात मैं कर रहा हूं।
तो नीति आयोग के तहत अप्रूवल दिया गया अटल इनोवेशन मिशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। अब 16 का प्रोग्राम है। कई बार बच्चे कहते हैं सर कुछ क्वेश्चन करंट के पुराने आ गए, पुराने नहीं आ गए। स्कीम और प्रोग्राम वगैरह के क्वेश्चन अब जब तक ये गवर्नमेंट लगातार रहेगी ये चलता रहेगा, क्योंकि हमेशा स्पीच में, न्यूज़पेपर में ये सब आता रहेगा डाटा। पुराने क्वेश्चन नहीं है, या आए दिन न्यूज में आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ होता जा रहा है इनमें। तो क्वेश्चन, क्योंकि जब जो क्वेश्चन बनाएगा वो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। अटल इनोवेशन मिशन 2016 थोड़ी वो दिमाग में रख के बैठा है, उसको तो ये पता है कि न्यूज़पेपर में आ रहा है, चर्चा में है, इनोवेशन में इंडिया क्या कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन बनता है। उज्ज्वला योजना क्वेश्चन आ जाए तो आप ये थोड़ी बोलोगे पुराना क्वेश्चन हो गया। अभी चुनाव होंगे, सारी स्कीम दोबारा चर्चा में रहेगी, क्वेश्चन बनेगा, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब चर्चा में रहेगा, इंद्रधनुष प्रोग्राम। तो अटल कुसुम योजना सोलर के बारे में अपनी उपलब्धि गिनाएंगे, चुनाव का साल भी है, स्कीम से क्वेश्चन रहेगा। अदर एग्जाम वाले में सिंगल लाइनर पूछ लेगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज में मल्टीपल स्टेटमेंट पूछ लेगा, सिविल सर्विसेज में मल्टीपल स्टेटमेंट आएगा। अभी मैंने नीति आयोग आपको पढ़ाया, सिविल्स में एटलीस्ट क्वेश्चन आया हुआ था। तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का ही फ्लैगशिप प्रोग्राम 2016 में पीएम मोदी ने अप्रूवल दिया कि इसको स्टार्ट किया जाए, जिसमें तय हुआ स्कूल्स के जो बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, स्टार्टअप बिजनेसेस हैं, एक होलिस्टिक प्रोग्राम बने जिससे इंडिया का फ्यूचर एक इनोवेटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का प्रोग्राम इंडिया में इनोवेशन कल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को बढ़ावा मिले। मुद्रा योजना वगैरह भी पढ़ोगे आगे। तो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की योजना अटल इनोवेशन मिशन। क्या उद्देश्य था? न्यू प्रोग्राम एंड पॉलिसी बनाई जाए, कंट्री की इकोनॉमी आगे बढ़े, स्कूल, कॉलेजेस, स्टार्टअप, उनको सपोर्ट किया जाए ताकि एक इनोवेटिव माहौल तैयार हो इंडिया में। रिसर्च, साइंस, इनोवेशन, और इनोवेशन भी ऐसे जिनका कोई कमर्शियल यूज हो, जिनका कुछ कमर्शियल यूज हो, हमारे लिए फायदेमंद हो। कि एक मशीन भी खराब हो जा रही है, जर्मनी से लोग बुलाने पड़ते हैं, यहाँ इतनी पॉपुलेशन क्या कर रही है, पॉपुलेशन में चाइना को भी हम क्रॉस कर गए हैं, तो हमारे यहाँ अगर टेक्नोलॉजिकली हम साउंड होंगे, इनोवेशन हमारे यहाँ होगी, तो हम सेल्फ डिपेंड होते चले जाएंगे, प्लस हमें उसका बेनिफिट मिलेगा इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह में। तो अटल इनोवेशन मिशन का ऑब्जेक्टिव नए प्रोग्राम और पॉलिसी बनाना जिससे इनोवेशन अलग अलग सेक्टर में हम ग्रो करा पाए। अभी एक होलिस्टिक प्रोग्राम है जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, स्टार्टअप बिजनेसेस, उनको सपोर्ट कैसे किया जाए। स्कूल्स वगैरह के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स लगाई गई, स्कूल्स में लगाई गई अटल टिंकरिंग लैब्स, बच्चों को प्रैक्टिकल कराया जाए, साइंस के बारे में उनको मोटिवेट किया जाए। 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को इसमें जोड़ा गया। तो अटल टिंकरिंग लैब स्कूल्स के लिए जिसका फोकस 6 से 12 तक के बच्चों को इसमें जोड़ा जाए। 3D प्रिंटिंग क्या होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, रोबोटिक्स क्या है, इस तरह की बातें बच्चों को स्कूल से पता हो तो अच्छी चीज है ये। तो यही कल को बिजनेस करेंगे, स्टार्टअप शुरू करेंगे। फिर बता भी रहे हैं 10,000 से ज्यादा स्कूलों में 680+ डिस्ट्रिक्ट में हम अटल टिंकरिंग लैब्स लगा चुके हैं, पूरा बता रखा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाए, स्कूल्स के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स, और यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए, स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाए, ट्रेनिंग वेनिंग मिले उनको, वहां से स्किल डेवलपमेंट हो। तो अटल इनोवेशन मिशन में ही अटल टिंकरिंग लैब्स आ गया, उसी में अटल इंक्यूबेशन सेंटर आ गया। अटल टिंकरिंग लैब का फोकस है स्कूल, इंक्यूबेशन सेंटर का फोकस है कॉलेजेस, स्टार्टअप, बिजनेसेस। सबके अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें बनाई गई। पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी याद कर लोगे, स्कूल, कॉलेजेस, स्टार्टअप्स वगैरह के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज, एक और प्रोग्राम उसी में, अटल इनोवेशन मिशन में ही, अटल इनोवेशन मिशन में ही एक और प्रोग्राम आया, न्यू इंडिया चैलेंज, कि किसी के पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, वो अपना आइडिया लेकर आए, और अगर आइडिया पसंद आएगा तो सरकार की तरफ से ग्रांट दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा, तुम उस पर काम करो। अगर किसी के पास बहुत इनोवेटिव आइडिया है, वो गवर्नमेंट के पास लेकर आए, एक्सपर्ट देख लेंगे, अगर आइडिया पसंद आएगा तो सरकारी ग्रांट वगैरह दी जाएगी, मदद की जाएगी उसको। यह है अटल न्यू इंडिया चैलेंज। अटल इनोवेशन मिशन में ही अटल टिंकरिंग लैब,
अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, कि जो भी अगर कोई अपना इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है उसको ग्रांट वगैरह दी जाए, जिससे वो इनकरेज हो, उस चीज को रियलिटी में ला सके, इंप्लीमेंट कर सके। और सेतु जो प्रोग्राम है, क्वेश्चन क्या है, फुल फॉर्म, नीति आयोग का ही प्रोग्राम सेतु, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, स्टार्टअप बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए ये लिखा, इनकरेज करना यंग स्टार्टअप्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी रिलेटेड आइडियाज और बिजनेसेस। सेतु जो है स्टार्टअप वगैरह बिजनेस को इनकरेज करना, टेक्निकल सपोर्ट वगैरह उनको देना, ये भी नीति आयोग का पार्ट है। तो नीति आयोग जब आप पढ़ रहे हैं उससे जुड़े हुए प्रोग्राम एग्जाम का क्वेश्चन है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन 2015 में शुरू हुआ नीति आयोग के अंतर्गत सेतु और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैलेंट यूटिलाइजेशन स्कीम, फुल फॉर्म क्वेश्चन है, किसका प्रोग्राम है, नीति आयोग, क्या पर्पस है, यंग स्टार्टअप जो चल रहे हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कोई बिजनेस है, टेक्नोलॉजी जहां इन्वॉल्व है उनको सपोर्ट करना, स्किल डेवलपमेंट वगैरह करना, जिससे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन, सेतु, दोनों ही नीति आयोग के अंतर्गत प्रोग्राम। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 एक रिपोर्ट आई है अभी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में इंडिया वर्ल्ड में किस रैंक पर है, ये अलग है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह का मतलब होता है, आईपी वालों ने डिटेल में पढ़ रखा है, बाकी लोग बस ये जान लें जो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये सब कराए जाते हैं वो आईपी में आता है। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये सब जो कराया जाता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। 55 कंट्री में से इंडिया 42 पर आया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। नंबर 1 है यूएस, यूके, फ्रांस। बाकी लोगों से क्या पूछेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन, 2023 की जो आईपी रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया 55 में से 42 पर, टॉप 3 यूएस, यूके, फ्रांस। कौन जारी करता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कौन जारी करता है रिपोर्ट, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्लियर है। इनोवेटिव वाले में बताया नहीं, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, अमेरिका नंबर 2 है, बताया तो अभी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में ये नीति आयोग का नहीं है, ये नीति आयोग का नहीं है, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, अमेरिका नंबर 1, यूके नंबर 2, फ्रांस नंबर 3, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह बाकी लोग जानना चाहें तो जैसे डिजाइन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इस तरह की चीज लिख रखा है ये। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आईपी का टॉपिक, यहां से क्वेश्चन बनता है उनका। तो आईपी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है ईएससी वालों को भी मैं शेयर कर दूंगा। ईएससी वाले जब पेपर देने जाएं उससे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वालों को ही पढ़ना है, क्वेश्चन बनता है उन पे भी। ठीक है, चलो यहां तक की कथा समाप्त। नीति आयोग कंप्लीट हो गई बात, नीति आयोग वाली बात हमने कंप्लीट कर ली। तो बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है नीति आयोग, यहां तक कंप्लीट। अब बीच बीच में एक एक रिपोर्ट कहीं आती रहेंगी अपडेशन में, करंट में, वो हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, अभिनय जो पीडीएफ अवार्ड वगैरह की है उसी में मैं अपडेट करता जाऊंगा। पीडीएफ आपको कल तक मिल भी जाएगी, कुछ मैं उसमें अपडेशन कर दूंगा, कल तक मिल जाएगी। ठीक है, बार बार प्रिंट आउट मत कराना, प्रिंट आउट कराना फाइनल जब हो जाएगा, प्रिंट आउट तब कराना जब पूरी फाइनल हो जाएगी। कंटेंट क्योंकि उसमें ऐड करते चलेंगे, अगले महीने तक का डाटा मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। या तो फिर प्रिंट आउट निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा आएगा वो लिखना पड़ेगा आपको, अगले महीने निकालोगे प्रिंट आउट तो आपको बना बनाया मिल जाएगा पूरा, जो नए टॉपिक आएंगे वो भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो इतना ही रखें आज, कल फिर इसके आगे बढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा नीति आयोग ये कंप्लीट हो गया। अब कल हम कोई दूसरा, अभी शुरू में जो कराऊंगा मैं बड़े बड़े टॉपिक कराऊंगा, स्टार्टिंग में जो बड़े बड़े टॉपिक हैं पहले उनको कवर करेंगे। ठीक है, चलो कल देखेंगे इसके आगे। मॉर्निंग वही टाइम है आपका 11:30 फिजिक्स केमिस्ट्री, कल लेक्चर नंबर 3 होगा, और इवनिंग 6:30 आपका जीके करंट अफेयर चलेगा। धनंजय पहली क्लास से थोड़ा बहुत कुछ अंदाजा लगा होगा।
कि जो भी जीके में पढ़ना है बैकग्राउंड के साथ पढ़ना है। तो जब बैकग्राउंड पढ़ोगे तो ज्योग्राफी पॉलिटी कुछ ना कुछ साथ में आता चलेगा। उसका बैकग्राउंड जब आएगा तो उसके पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ ना कुछ चलता चलेगा। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।